नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार सुबह सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि यह कुछ घंटों में ही टूट गया। सीज फायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। एक मिसाइल बिरशेबा शहर में इमारत पर गिरी जिससे 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा घायल है। ईरानी हमले के जवाब में इजराइल ने अपनी सेना को तेहरान में हमले का आदेश दिया था। थोड़ी देर पहले इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक रडार साइट पर हमला किया। इजरायली आर्मी रेडियो ने हमले की पुष्टि की है। ताजा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला रोकने को कहा था। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि मैं हमला नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया और उसे जवाब देना जरूरी है। दोनों देशों के बीच जारी जंग के 12वें दिन आज सुबह 3:32 पर ट्रंप ने सीज फायर पर सहमति बनने का ऐलान किया था। सुबह 10:38 पर उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिखा है। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया है। इलेक्शन कमीशन ने लेटर में लिखा है कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है। इसमें ईसी के नियुक्त 1,186 से ज्यादा BL, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट शामिल है। राहुल ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी। इस तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी, फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही हो। होना ये चाहिए कि चुनाव आयोग को उन टेक्निकल लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए जो ये कहते हैं कि ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। उनको पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए कि किस तरह से हैक की जा सकती है, ताकि बताए और आने वाले समय में यदि चुनाव में हैकिंग का प्रोग्राम या लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो यह सही साबित हो जाएगा। नहीं तो पूरे देश में जिस तरह से कई लोग, इसमें कांग्रेस ही नहीं भाजपा भी इसमें शामिल है, वह भी ईवीएम पर बड़ा आरोप लगाया करती थी, उसमें भी इस तरह के आरोप लगना जब तक शांत नहीं होंगे, जब तक पूरी हैकिंग करने वाले एक्सपर्ट्स को इसमें बुलाया जाए। और चुनाव आयोग को चाहिए कि पूरे देश के सामने पारदर्शिता के साथ उसमें पूरे टेक्निकल लोगों को इसको छूट दी जाए। ईरान इजराइल युद्ध के चलते भारत से मिडिल ईस्ट आने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। बढ़ते तनाव और एयर स्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट से 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट्स रद्द हुई। इनमें मिडिल ईस्ट आने वाली 3 उड़ानें भी शामिल है। लखनऊ एयरपोर्ट से अबू धाबी और शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइट को यूएई कतर एयर स्पेस बंद होने पर कैंसिल की गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट आने वाली 5 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इनमें लंदन, अबू धाबी, दुबई, कुवैत और दोहा से आने वाली उड़ानें शामिल है। इस तरह की कई उड़ानें रद्द की गई है। अब देखना यह है कि किस तरह से यह सॉल्यूशन निकल पाता है। ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान के उत्तरी हिस्से में मंगलवार शाम 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। मंगलवार तड़के ट्रंप की ओर से सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए हैं। इजराइल के इस कदम से युद्ध विराम की कोशिशों पर पानी फिर सकता है। वहीं इजराइल आर्मी रेडियो ने जानकारी दी कि इजराइल एयरफोर्स ने तेहरान के पास एक रडार पर हमला किया है। अरब देशों ने दोनों ही देशों से सीज फायर का पालन करने का आग्रह किया है। वहीं ट्रंप ने भी इजराइल के आक्रामक रवैये पर निराशा जाहिर की है। इजराइल का यह हमला एक बार फिर युद्ध को भड़का सकता है। ईरान और इजराइल ने सीज फायर शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही एक दूसरे पर हमले किए, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि वे बाहर आए और इतने बम गिराए जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मैं इजराइल से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं वास्तव में दुखी हूं। इजराइल आज सुबह एक रॉकेट की वजह से सीज फायर से बाहर जा रहा है जो जमीन पर नहीं उतरा। ट्रंप ने इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि इजराइल और ईरान को नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं।
अब पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक आप निकाल सकेंगे। पहली यह लिमिट 1 लाख रुपए थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। ऑटो सेटलमेंट में पीएफ विड्रॉल क्लेम का सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इससे अफसरों के हस्तक्षेप की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती। अगर आपका यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है और केवाईसी पूरी तरह से अपडेटेड है तो सिस्टम आपके क्लेम की जांच करता है। यह प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और आईटी सिस्टम पर आधारित होती है। ऑटो सेटलमेंट में क्लेम 3-4 दिन में प्रोसेस हो जाता है। ईपीएफओ के कुछ खास तरह के क्लेम जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी या मकान बनाने खरीदने के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू हुई है। रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने पर नई दरों के हिसाब से किराया चुकाना होगा। रेलवे ने आखिरी बार 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इसके अलावा 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग में आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन भी करना होगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तत्काल टिकट सही यात्रियों को मिले। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इटावा के बकेवर में पिछड़ी जाति के एक कथावाचक पर हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि समाज के उस वर्ग पर हमला जो अब अपने अधिकारों के लिए मुखर हो रहा है। कथा सुनना सबका हक है तो बोलना भी सबका अधिकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि भागवत कथा किसी एक जाति की नहीं है। जब सब सुन सकते हैं तो सब कथा कह क्यों नहीं सकते। यह भगवान कृष्ण से जुड़ी और सच्चे कृष्ण भक्त को कथा कहने से रोका जाएगा तो यह धर्म का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभुत्ववादी ताकतें कथा वचन को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है और जैसे ही कोई दलित या पिछड़ा वर्ग इससे जुड़ता है तो उन्हें अपमानित किया जाता है। ओडिशा और उत्तर प्रदेश में दलितों पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि जो कुछ हुआ वह शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करती हूं। सीएम ममता ने कहा कि मैं दलितों को दलित नहीं बल्कि इंसान के तौर पर देखती हूं। उत्तर प्रदेश में दलितों पर हमले को लेकर भाजपा सरकार जो कुछ कर रही है वह बहुत बुरा है। अब राष्ट्रीय मानव आयोग कहाँ है, अल्पसंख्यक आयोग कहाँ है। पश्चिम बंगाल में अगर कुछ होता है तो 100 आयोग आते हैं, अब आयोग कहाँ है। ओडिशा के गंजाम जिले में 22 जून को 2 लोगों के साथ क्रूरता की गई। गो तस्करी के शक में गोरक्षकों की भीड़ ने दोनों युवकों को पकड़ लिया, उनके सिर आधे मुंडवाए, उनके साथ मारपीट की और उन्हें घुटनों के बल चलने, मवेशियों का चारा खाने और नाले का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। भीड़ ने उनसे 30,000 रुपए की मांग की थी जिसे देने से मना करने पर यह बर्बरता की गई। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।